नमस्कार, 11 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को यह कक्षाएं कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग 4-5 कक्षाओं में प्राकृतिक संसाधन, अपशिष्ट उसका निस्तारण, पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसके बारे में एक अति महत्वपूर्ण कक्षा हो रही है। कृपया इस विषय को सुनें और पढ़ें। आज का विषय है जल संचयन व उसका पुनर्भरण। पहले हम समझेंगे, जैसा कि पहले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, जल क्या है। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब बात होती है कि जल हमें प्रकृति में कितने रूपों में प्राप्त होता है। जल हमें प्रकृति में 3 रूपों में प्राप्त होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस जैसे बर्फ, ये क्या है? ठोस है। लेकिन ये क्या है? जल का एक रूप। तो जो जल है वो ठोस रूप में हमें बर्फ के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा रूप हमें जल कैसे प्राप्त होता है? तो द्रव यानी पानी। H2O। देखिए, जैसे नदी, समुद्र, तालाब, झरना आदि के माध्यम से। ठीक। अब तीसरा जल जो हमें प्राप्त होता है वो गैस के रूप में प्राप्त होता है। गैस मतलब वाष्प। ऊपर वर्षा की बूंदें गर्म होके या पानी गर्म होके ऊपर गया, भाप बना, फिर बादल, फिर पानी। तो जल हमें प्राकृतिक रूप से 3 रूपों में प्राप्त होता है: ठोस, द्रव और गैस। अब देखेंगे हम आगे। अब जल की उपलब्धता। तो अगर पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता को 100% मानते हैं, तो इस 100% में जो 3% जल होता है वो अलग होता है, और जो 97% जल होता है वो समुद्री जल यानी खारा पानी। जो 100% जल पृथ्वी पर प्राप्त होता है, उपलब्धता होती है, उसमें 97% जो जल होता है वो समुद्री जल होता है, और 3% जल में हम देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो 3% जो जल होता है वो शुद्ध जल होता है, वो शुद्ध जल होता है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता को अगर 100% माने तो उसमें 3% जल ही शुद्ध जल होता है, जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए लाभप्रद होता है। 97% जो जल है पृथ्वी पर वो समुद्री जल है। आगे पृथ्वी पर शुद्ध जल की स्थिति को देखते हैं। पृथ्वी पर शुद्ध जल की स्थिति 3% है। अगर इसी 3% को हम 100% मानकर उसका ग्राफ
दे रहे हैं। देखिए ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा जो जल है संपूर्ण ये शुद्ध जल 100% है। वैसे तो पृथ्वी पर 3% जल ही शुद्ध जल होता है, लेकिन अगर हम शुद्ध जल की अवस्थिति को बता रहे हैं तो उसमें 3% जल को 100% जल मान के शुद्ध जल उसको देख रहे हैं। इसमें जो 1% जल होता है, जो हम लोगों का 1% इसमें जो जल होता है वो झीलों, नदियों व झरनों का होता है। और 11% जो हम लोगों का जल है, 11 दो पार्ट में, ये 11% जो जल है वो धरातल से 800 मीटर नीचे, और बाकी जो 11% जल है वो 800 मीटर भूजल नीचे। मतलब जैसे इसको समझिए पहले, जैसे ये पृथ्वी है का धरातल है, तो जो 11% जल मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा, और फिर जो 11% जल मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा, अर्थात नीचे की तरफ। अब बाकी जो 77% जो जल है वो ग्लेशियरों पर बर्फ के रूप में मिलता है। एक बार देखिए, पृथ्वी पर जल की 100% उपलब्धता को देखें और उसका डायग्राम बनाएं, तो जो 3% जल होता है वो शुद्ध जल होता है, और जो 97% जल होता है वो समुद्री जल होता है। हम जो 3% जल है शुद्ध जल, जिसका मानव दैनिक उपयोग में लाता है, मानव उस जल को दैनिक उपयोग में लाता है, उस 3% जल को अगर हम 100% मान लेते हैं और उसकी अवस्थिति को पृथ्वी पर देखते हैं, तो उसमें से जो 77% जल है वो ग्लेशियरों पर बर्फ़ के रूप में हमें प्राप्त होता है। 1% जो जल है वो झीलों, नदियों व झरनों के पानी के रूप में हमें मिलता है, और जो 22% जल है उसमें 11% धरातल से 800 मीटर नीचे, और शेष 11% जो जल है उससे भी 800 मीटर नीचे प्राप्त होता है। अभी हम जल की अवस्थिति को पृथ्वी पर देखें। हाँ, अब उसमें आगे देखते हैं पृथ्वी पर जल के स्रोत, सोर्स। पहला धरातलीय, दूसरा हिमनद और तीसरा भूमिगत। तो जो धरातलीय जल का स्रोत है वो समुद्र, नदियाँ, झीलें और तालाब हैं। हिमनद जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पर जो बर्फ़ जमी है, या इस पर जो बर्फ़ जमी है, हमारी जो अवस्थिति है ये विषुवत रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये रिस के इधर से भी
रिस रिस के ये पानी के रूप में आता रहता है। ठीक, अब आगे, अब तीसरा प्रकार जो था वो भूमिगत स्रोत। भूमिगत कैसे? जैसे वर्षा का पानी है, वर्षा का पानी है, हमारे द्वारा जो उपयोग का पानी है, ये रिस रिस के धरातल में जाता रहता है, रिस के। ये भूमिगत जल होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। वर्षा जल के संचयन की कुछ विधियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये पूछ देता है कि यह विधि किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला हम पढ़ेंगे खाई विधि, उसके बाद फीट गड्ढा विधि, उसके बाद गली प्लग विधि, उसके बाद गंटूर विधि, उसके बाद गैबियन बांध द्वारा कैसे। तो खाई विधि क्या होता है? घर पे ऊपर टंकी बनाया जाता है, इसमें वर्षा का पानी एकत्र होता है, उसके बाद एक पाइप के माध्यम से नीचे धरातल पे एक टैंक बना दिया जाता है जिसमें वर्षा जल का संचयन होता है। गड्ढा विधि, ये भी छत पे वर्षा जल का संचयन करते हैं, नीचे धरातल पे उस पानी को एक पाइप या नली के द्वारा लाते हैं और इसमें जैसा कि नाम दिया है गड्ढा बना दिया जाता है धरातल पे और उसमें यही जल एकत्रित होता है। ठीक, तीसरा है गली प्लग विधि। 2 गलियां हैं, इसमें पानी को रोक दिया जाता है और रोक के कहीं इसको गड्ढा या टंकी बना के संचयित किया जाता है। 3 विधि हो गई वर्षा जल संचयन की। अगली विधि जो है हम लोगों की कंटूर विधि है। अगली जो विधि है कंटूर विधि। ठीक, कंटूर विधि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है। ये विधि क्या है? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये वर्षा जल है, ये समान ढाल है। ठीक, समान ढाल वाले स्थानों पर वर्षा जल को रोक दिया जाता है। तो ये कैसे? मान लीजिए कि इस चारों तरफ से पानी आ रहा है, यहाँ पे एक हम बांध बना लेंगे। बांध बनाकर वर्षा जल को संचयित करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण विधि है। सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगली विधि हम लोग पढ़ेंगे गैबियन बांध द्वारा। अब गैबियन बांध द्वारा वर्षा जल का संचयन कैसे किया जाता है? तो जो नाले बह रहे हैं, नाले
चौड़े चौड़े, उसमें जो पानी होता है उसमें टुकड़े या चौड़ी चौड़ी लोहे की जालियाँ फेंक दी जाती है उसमें, और उसमें टुकड़े डाल दिए जाते हैं, जिससे जो वर्षा का पानी होता है वहीं रिस रिस के धरातलीय जल में तब्दील होता है। हम लोग वर्षा जल संचयन व पुनर्भरण की बहुत महत्वपूर्ण 4-5 विधियाँ पढ़ी हैं। खाई विधि, पीट गड्ढा विधि, गली प्लग विधि, कंटूर विधि और गैबियन विधि। आगे कुछ इससे संबंधित प्रमुख तथ्य देखते हैं। हाँ देखिए, अब जो हम लोग अध्याय पढ़े उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसमें हम जल से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है कि मनुष्य जल के बिना जीवित रह सकता है। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। मनुष्य जल के बिना 6 दिनों तक जीवित रह सकता है। शरीर में जल कितना होता है? 70%। 1% जल की कमी होती है तो क्या होती है? प्यास लगती है। जब जल शरीर में 1% की कमी, मतलब 70% जल है ही, उसमें से 1% कम कर देंगे, मतलब 69% जल हो जाएगा, तो हमें प्यास लगती है या प्यास महसूस होने लगती है। 5% जल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? 5% जल की कमी हो जाएगी तो त्वचा यानी जीभ, गला सूखने लगेगा। 15% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण होगा, और निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, जल से संबंधित हम लोग 4-5 जानकारी प्राप्त किए, जो सामान्य रूप से आपको एक साथ ये सभी जानकारियाँ नहीं मिलती है। देखिए, मनुष्य जल के बिना 6 दिनों तक जीवित रह सकता है। मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? 70%। अगर 1% जल की कमी हो जाए तो हमें प्यास महसूस होने लगती है। ठीक, अगर 5% जल की कमी हो जाए तो त्वचा या जीभ या गला सूखने लगता है। अगर 15% की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब इसी से संबंधित एक है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1985 में हुई। गंगा की स्वच्छता और गंगा के विकास और गंगा के जल के निर्बाध रूप से बहने के लिए इस केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1985 में की गई थी। उस समय हम लोगों के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। श्री राजीव गांधी थे। 1995 में, यहाँ लिखते हैं 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम
1995 में इसका नया नाम हम लोगों को मिला राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक, 1995 में इसका नया नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म NRC। देखिए, अब गंगा डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। गंगा डॉल्फिन ये हम लोगों का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कहाँ मिलता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी एवं इनकी सहायक नदियों में ये प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लास्टैनिस्टा गैंगेटिका, PLASTANISTA, प्लास्टैनिस्टा गैंगेटिका। ठीक, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। ये पूछा जाता है, झीलों के संरक्षण के लिए यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है जो पर्यावरण के संरक्षण और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई थी। इसको वर्ष 2001 में जून महीने में लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? जून 2001 में। रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो पानी के लिए क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदलते हैं। देखिए, गंगा डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लास्टैनिस्टा गैंगेटिका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कहाँ मिलता है यह गंगा डॉल्फिन? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ एवं इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें प्राप्त होता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना जून 2001 में प्रारंभ हुई थी। रेगिस्तानी पौधे जो हैं वो अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं। प्रश्न अब अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जल को जीवाणु मुक्त मतलब उपयोग लायक, उपयोग मतलब पीने के लायक बनाने के लिए क्या क्या प्रयुक्त होता है? पहला है ओजोन, दूसरा क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरामीन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जल को जीवाणुमुक्त बनाने के लिए ओजोन को भी प्रयोग में लाया जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड को भी लाया जाता है और क्लोरामीन को भी लाया जाता है। अतः हमारा जो उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। दूसरा है, दो कॉलम दिए गए हैं अ और ब, इसमें सही मिलान करना है। अ में है पनबिजली, पुनर्भरण, गोदावरी और जलभृत। ब में है वर्षा जल, नदी, जल विद्युत ऊर्जा और भूजल भंडार। आपस में इसको सही मिलाना है। तो पनबिजली क्या है? ये जल विद्युत ऊर्जा। पुनर्भरण क्या है? भूजल भंडार को बढ़ाएगा। गोदावरी क्या है? ये नदी है। और जलभृत क्या है? वर्षा जल। ठीक, आप लोगों ने आज पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हर परीक्षाओं में मुख्यतः आपके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय शिक्षा पात्रता परीक्षाएं जो भी होती है उसमें जल एवं जल से जुड़े आवश्यक तथ्य पूछे जाते हैं। आप लोग लगातार हमें सहयोग दे रहे हैं वीडियो देखकर पर्यावरण कक्षाओं के साथ। जल्द ही अन्य विषयों पर भी हमारी कक्षाएं आप हमारे चैनल इल्मिन क्लासेस पर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।